हमारा स्वीकृत हुआ है। इसके लिए आपको बधाई। और हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब जब आप फील्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, बाकी भी 2-3 बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है, या और दूसरा ये कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इन सब के बीच में? देखिए, मैं विचारों की राजनीति करता हूँ, अपनी बात जनता के सामने रख रहा हूँ और ये निर्णय तो जनता को करना है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि समर्थन मिल रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि जहानाबाद से वंचितों की, शोषितों की, न्याय पसंद लोगों की, विकास की आवाज़ संसद में रहे। सर, 2019 और 2024 में क्या देख रहे हैं, कितना टफ लग रहा है? 2019 में मेरी स्वीकृति नहीं थी, मैं निर्दलीय लड़ रहा था। आज जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ यह देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है और मान्यवर काशीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद एक बड़ी लड़ाई लड़ी। मैंने देखा है उनके गर्जना को चेन्नई में, जब मैं एमएलसी था तो 8 लाख की भीड़ को एड्रेस कर रहे थे, हिंदी में एड्रेस कर रहे थे, तमिल में ट्रांसलेशन हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये आवाज़ वंचितों की है और उस आवाज़ के साथ ऐसे पीछे के सरकारों में भी या पार्टियों में भी मैंने कोशिश की है कि अन्यायपूर्ण वातावरण से समाज को निजात मिले, शोषण मुक्त समाज बने, न्याय हो। तो अभी जो मैं लड़ रहा हूँ तो उसमें एक बड़ी फौज इस विचारों को ज़मीन पर ले जाने वाला संवाहक बना है, हमारे विचारों को भी ले जाने वाले हमारे संवाहक बना है। इसलिए बसपा एक मजबूत जो बेस है उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व, हमारा जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के काम करने का जो ये है, पिछले 40 वर्षों से किसी जात से कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे साथ मैं उनके यहाँ गया तो वोट दिया नहीं दिया। इस बात की चिंता किए बिना मैं काम करता हूँ। न धर्म है, न लिंग है, न जाति है। इसलिए आज एक बड़ी जमात इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए खड़ी है। तो मुझे कल और आज में बहुत अंतर दिख रहा है। 2019 में करीब 30 से 35 हज़ार वोट नोटा पे मिले थे। माना जा रहा था कि 2014 से 19 तक के आपका जो कार्यकाल था, कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने अल्टरनेट ना देखते हुए नोटा पे वोट दिया। कैसे इस बार साथ पाएंगे उन वोटों को आप? देखिए, कुछ लोगों को कंफ्यूज किया गया। मैंने जो काम किया है, जब मैं पहली बार 99 में संसद में गया तो ये जो रोड देखते हैं NH पटना गया अभी बन रहा है, पटना डोभी अभी बन रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार जी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्हीं से स्वीकृति हमने कराई थी। ये रोड बना नहीं और ये इंतज़ार करता रहा तब जब मैं 14 में संसद में आया इस रोड के रूप को देखे। फर्स्ट मीटिंग गडकरी जी के साथ हुई थी, उसमें संपूर्ण पैसा यहाँ दे दिया गया और तब भी व्यवधान आए हैं। मॉनिटरिंग किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ये रोड बना है। इसके पहले हमारा जो 99 का रोड था, ये अरवल से कंगरसराय ये जाकर के मोकामा में मिलता है और कड़कड़ा तक ये रोड है। इस रोड में हम थे तब तक रोड बना था, 32 पुल नहीं थे। 14 में आए ये 32 पुल बन गया। यहीं निजामदीपुर के पास जो पुल था, कहा जाता था कि ये नरबली खोजता है, ये बलि खोजता है, लेकिन हम जब आए तो कोई बलि नहीं खोजा, रोड बन गया। तो कमीशन का व्यापार चल रहा है, 32 पुल का निर्माण हुआ। 99 में हम थे तो थोड़ा ममता बनर्जी से, थोड़ा दिग्विजय सिंह से, थोड़ा नीतीश कुमार से, रेल का जो ये PG लाइन था अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ, ट्रेन उतर जाती थी जा कर के मीठापुर में, इस पर स्पीड नहीं था। आज राजधानी भी इससे क्रॉस करती है, हाई स्पीड ट्रेनें भी इससे जा रही हैं। तो 99 में
इसको टेकअप कराया, स्ट्रेंथनिंग में 100 करोड़ रुपया, इलेक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण, और जहाँ जहाँ चेन पुल होता था वहाँ हॉल्ट का निर्माण, कंप्यूटरीकृत कराया ये जहानाबाद को, मखदुमपुर को, नॉन हेड पर अरवल को भी कंप्यूटरकृत कराया गया रिजर्वेशन का। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। विकास का हमारा कोई हमीदनगर परियोजना जो शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था 99 में, हमने उसे पूर्ण किया। इसके पहले 4 चीफ मिनिस्टर वहाँ शिलान्यास कर चुके थे, लेकिन ईंट नहीं लगा था। हमारे पीरियड में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अर्जुन चरण सेट्टी ने वहाँ मीटिंग की और वो आज बराज बन करके तैयार है, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। वो रिपोर्ट दे रहा है कि नहर नहीं बन रहा, कहता है इनकी सरकार जिसको हम लोगों ने बनाया वही सरकार कह रही है कि किंजर, कुर्था, करपी, जहानाबाद में सोन का पानी है, सोन से आच्छादित है। अब एक ईश्वर जिसको आँख नहीं दिया है वो भी कह सकता है इधर सोन आया ही नहीं है। तो बहुत सारी कामें ठहर गई हैं जिसको आगे ले जाना है। शिक्षा, सिंचाई, सड़क 3 हमारा संकल्प था। सिंचाई में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने किए हैं, लेकिन वो सब अधूरा पड़ा हुआ है। 200 करोड़ के लागत से बैराज बन गया है, पुनपुन से पानी बैराज में जा रहा है और वहीं जाके गिर जा रहा है, उसको पहुंचाया नहीं जा रहा है जहां बनना चाहिए था। वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से बना है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ जब हम आए थे उस समय स्कूल का मतलब खंडहर होता था। 32 मॉडल स्कूल, हुकुम सिंह मीना यहाँ कलेक्टर थे, मॉडल उन्होंने ही बनाया था। 32 मॉडल स्कूल अरवल और जहानाबाद करके हमने बनवाया था और वह सिलसिला चलता रहा। आज जितने भवन विद्यालय के हैं भले, और पढ़ाई में शिक्षकों का अपमान हो रहा है, इसलिए पढ़ाई में क्वालिटी नहीं आ रहा है। आज भी सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ने जाए, शिक्षकों पर कभी लाठीचार्ज, कभी के पाठक का भय, भूत। शिक्षक तो निर्भय है, शिक्षक तो निर्विकार भाव से काम करता है। वह आदमी जब गुरु ही भयभीत हो तो छात्र कितना भयभीत होगा। इसलिए हम भरत कालखंड का, हमारी माएँ भी दांत गिनने के लिए शेर का कहती थी, यहाँ गुरुजी ही पिटा रहे हैं रोज, तो परिणाम क्या आएगा। इसलिए जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का हथियार है वह शिक्षा है, शिक्षक है। शिक्षकों को राष्ट्रपति से भी ऊपर माना गया है हमारे परंपरा में, मूल्य में। शिक्षक को वह सबसे अहम व्यक्ति है जो आदमी का निर्माण करता है। यहाँ मारुति का निर्माण करने वाला, एम्बेसडर का निर्माण करने वाला पूजा जा रहा है, लेकिन आदमी का जो निर्माण कर रहा है वह डंडा खा रहा है। तो ये सारे सवाल हैं जिससे मैं नीतिगत तौर पर सत्ता में रहने के बाद भी विरोध किया हूँ, इन सवालों से लड़ता रहा हूँ। इसलिए कि जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक अपने को लोग एम्पावर्ड नहीं कर पाएंगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आपने देखा कोरोना काल में एम्बुलेंस का सब जो ये ऑक्सीजन था ब्लैक बेचा गया, जीवन रक्षक दवाएं ब्लैक बेची गई और एम्बुलेंस घोटाला हो गया। ये कोरोना काल में हुआ है और हम नहीं कह रहे हैं। अभी जो नॉमिनेशन कराने आए थे मंत्री जी, उन्हीं का ये बयान है, मंत्री जी का बयान है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, रोगी दम तोड़ देगा। मैं दिल्ली ले जा कर के जात और धर्म का ख्याल किए बिना दिल्ली ले जाता हूँ, भिजवाता हूँ, इलाज करवाता हूँ। बिहार में अभी भी कोई एस्योर्ड सेंटर नहीं है। पीएमसीएच की हालत वैसी ही है, सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ अभी जांच में इतने पैसे लगते हैं कि सामान्य परिवार का लोग तड़प तड़प के ऐसे ही जान दे देता है। अभी मैं एक पेशेंट को देखने गया था, वो हड्डी के डॉक्टर हैं और हाइड्रोसील और प्रोस्टेट का सर्जरी भी कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये दुर्व्यवस्था है, विश्वास ही नहीं है कि सरकारी अस्पताल में इलाज होगा, सही इलाज हो। बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सिंचाई है, सड़क है। कुछ काम हमने किया है। 10
साल रहे तो हमने कुछ बड़ा काम किया है। अभी जब हम थे इसी कारगिल चौक के उद्घाटन के लिए स्वामी चिन्मयानंद होम मिनिस्टर आए थे, 400 करोड़ रुपए यहाँ दिए थे। जो नली गली देखते हैं सब जगह, ये आसमान से नहीं आया है, ये पैसा लाया गया है स्पेशल पैकेज में प्रधानमंत्री से। और जिस दिन यहाँ उद्घाटन कर रहे थे इस कारगिल चौक का, उन्होंने 350 करोड़ रुपया सैंक्शन किया अरवल के लिए भी। इस बार जब मैं सांसद था तो स्पेशल अतरी को 67 लगभग 400 करोड़ रुपए का वहाँ भी हमने काम कराया। तो मैं ये सांसद मद में अटका नहीं रहता। बहुत लोग दुखी रहते हैं, हमको ये नहीं मिला, काम करने का नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। तो हमको इन विषयों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। उसमें कुछ कमी रही, लोग नोटा में गए, लेकिन पछता रहे हैं कि जिसको चुने सोटा से और नोटा से, उनकी हालत क्या है। ठीक। धन्यवाद।